तो बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मतलब इनमें संविधान के अंदर कोई मेंशन नहीं है यार, है ना। इनको बाय लॉ बनाया गया है, तो स्टेटरी बॉडीज़ बोलते हैं, बाय लॉ है तो, है ना। बट मेन ये है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ देख सकते हैं यहाँ पे हम। स्टेटरी बॉडीज़ हो सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो सकते हैं, ठीक है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, इसलिए हमने क्या नाम दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नाम दिया। और इसमें भी हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो नाम से ही समझ आ रहा है भाई। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे फंक्शंस की, कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम कैसे करते हैं। तो दोनों का सेम काम है यार, रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड पर्टेनिंग टू व्हाट ह्यूमन राइट्स, एंड एक एनुअल रिपोर्ट देते हैं टू दी कंसर्न। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल safeguards pertaining to human rights and submit its annual report to central and concerned state government. आर्टिकल या फिर एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि दिस आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 के अंदर दोनों स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, एंड इसको भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 के अंदर बनाया गया था। संविधान के अंदर नहीं है, अगर होता तो हम आर्टिकल की बात करते, एक्ट की बात नहीं करते, इसीलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं यार। ना कंपोजिशन की बात करें तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा प्लस 5 अदर मेंबर्स होंगे, प्लस एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन एनी पोस्ट, ठीक है। 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे, जो कि कौन कौन होते हैं भाई, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर scheduled tribes and national commission for backward caste, national commission for women, national commission for protection of child rights, national commission for minorities, and chief commissioner for PWD, physically dependent। और फिजिकली डिसेबल्ड। तो ये सब जो लोग हैं साथ, हमने बोला ना एक्स ऑफिसर मेंबर्स क्यों बोला, बिकॉज कोई भी चेयरपर्सन रहेगा तो अपने आप वो किसका मेंबर बन जाएगा भाई, ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर हो जाएगा। NCSC का कोई भी चेयरपर्सन रहा, या फिर कोई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन रहा, वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द चेयरपर्सन वो किसका मेंबर बन जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बन जाएगा। ना अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, उसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस 2 अदर मेंबर्स।
ना कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की कि कौन अपॉइंट करता है भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को, सो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा यार ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी consisting of प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन, है ना, या फिर नहीं भाई इसमें कमेटी बनाया जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ दी हाउसेज दैट इज दी लोकसभा एंड राज्यसभा, और यूनियन होम मिनिस्टर होता है। ये पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ना अगर हम बात करें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है भाई, एंड ये भी रिकमेंडेशन पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी consisting of chief minister, speaker of state legislative assembly, chairperson of state legislative council and leader of opposition in both houses अगर state legislative council है तो, एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर द स्टेट। ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, ये हमने बात की रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टर्म। तो टर्म में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो अप टू 3 ईयर जो मेंबर हो सकते हैं, 3 साल तक, या फिर 70 ईयर, और या फिर कोई कंडीशन जो सर्विस डिटरमाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये दोनों में से कोई पहले आ जाएगा। तो जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया है, अगर कोई आदमी जो है 68 ईयर्स का है और उसको अपॉइंट किया गया तो कितने साल तक चलेगा? 70 साल, 2 साल तक चलेगा। कोई आदमी 65 ईयर्स का है तो उसको अपॉइंट किया गया तो वो 68 ईयर्स तक रहेगा। सो अप टू 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, whichever comes earlier, ठीक है। एंड ये जो कंडीशन है या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस को यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वो सब दोनों का भी सर्विस कंडीशन सेम है भाई, अप टू 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। एंड कंडीशन को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिटरमाइन कर सकता है। कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके। ना ये हमने बात किया अबाउट द टर्म यार। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन की टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए?
चेयरपर्सन जो है इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। एंड जो मेंबर्स हैं उनके लिए 2 मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। मेंबर्स में से 2 कम से कम कोई सर्विंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज मतलब होना चाहिए भाई। +3 जो हैं, बिकॉज आप समझने इसमें 5 अदर मेंबर्स तो होने चाहिए, इसमें से 2 जो हैं वो रिटायर्ड है ना, या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। एंड 3 हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल experience with regards to human rights, with at least 1 woman। तो ये 1 वुमेन वाला क्राइटेरिया याद रखना भाई, कम से कम 1 वुमेन होना ही चाहिए ना। क्वालिफिकेशन अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, इसमें जो चेयरपर्सन है और जो चेयरमैन है मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट। मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी देखो यार, मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स 2 अदर मेंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेंबर्स में जो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए जो कि मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस रखे। रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज with minimum 7 years experience and a person with knowledge and practical experience। with respect to human rights, है ना, वो यहाँ पे 2 मेंबर्स जो होने चाहिए उसमें होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर्स हैं भाई, ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट नेशनल की बात करें तो एक चेयरपर्सन है प्लस 5 अदर मेंबर्स हैं प्लस 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 में से 2 जो है वो मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड या फिर सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, और 3 जो है यहाँ पे वो एक तरह से नॉलेज, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट्स, और इसमें से एक वुमन ही होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 12 नहीं 7 5 13 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें कितने हो रहे हैं, 3। हाँ, क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें तो रिमूवल की बात करते हैं भाई। तो रिमूवल जो प्रोसेस है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं, है ना, वो रिमूवल कैसे किया जाता है इनका, इट इज़ सिमिलर टू द मेंबर ऑफ यूपीएससी। सिमिलर टू members of UPSC and it is also similar to
मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उसको रिमूव कैसे किया जाता है भाई, है ना। सिमिलर तो यूपीएससी लिख दिया है, तो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उसको कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है भाई, ओनली इन द केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। एंड ये सुप्रीम कोर्ट की एक इंक्वायरी होगी जिसमें एडवाइस दिया जाएगा, उसके बाद ही रिमूव किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके मेंबर्स को रिमूव किया जाता है। सो रिमूवल के बाद हम बात करें, रेजिग्नेशन किसको देंगे भाई, खुद जान मुझ के छोड़ना चाहें तो। रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, जो अपॉइंट करेगा उसको, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। एंड जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स तो गवर्नर अपॉइंट करता है, तो ये इसको यहाँ पे रेजिग्नेशन देगा। ना रेजिग्नेशन के बाद हम रीअपॉइंटमेंट की बात करें या फिर सेकेंड टर्म की बात करें, दोनों जगह नॉट अलाउड, ठीक है। तो अभी तक की हमने जो देखे हैं बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल भी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में, अभी तक जो देखे हैं कि अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स को ही किया जा रहा है, बाकी कहीं भी रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है भाई, ऐसा। सॉरी, रीअपॉइंटमेंट अलाउड है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स में ही अलाउड है, बाकी उनका जगह नहीं है। तो रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है यार, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट दोनों जगह अलाउड है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड। सो फर्दर एम्प्लॉयमेंट दोनों जगह अलाउड नहीं है, अभी तक हमने जो देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स को ही फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड किया गया, बाकी कहीं भी अलाउड नहीं किया गया है। तो एक तरह से आप चीज़ को समझना कि एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस करने की एक तरह से स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की यार। ना उसके बाद हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है या फिर नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। है ना। कुछ एडिशनल बातें, कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इट इज़ एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको ये सर्विस को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। एंड इसको पास सिविल कोड का पावर है यार, एम्पावर टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है possess powers of a civil court during its proceedings. It can only look into matters within 1 year of their occurrence यार, it can only look into
matters within 1 year of their occurrence, and it recommends the government regarding due action, and it recommends the government regarding ड्यू एक्शन। एंड ये जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है यार, बट इट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑन एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन। अगर उसके रिकमेंडेशन पर कोई एक्शन ले तो उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है भाई। फॉर्म्ड ऑफ एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन। कब? विद इन 1 मंथ। यहाँ पे अगर उसके रिकमेंडेशन में कोई एक्शन लिया तो 1 मंथ के अंदर इसको बताना बहुत ज़रूरी है। या फिर मूव द सुप्रीम कोर्ट और कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है ना, 1 साल के अंदर अगर ये मैटर को देखता है, अगर नहीं देख पाया तो इसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को मैटर को बता देता है भाई। तो ये हमने बात की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये क्या करता है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि स्टेट या फिर कंकरेंट लिस्ट में है, उसी को ये देखता है यार। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू violation of human rights only in respect of subject mentioned in the state or concurrent list plus protection of human rights act of 1993। ठीक है, तो जो ये क्या इनकार करेगा भाई, वायलेशन कोई भी राइट्स होगा सब्जेक्ट मेंशन स्टेट या फिर कंकरेंट लिस्ट में, और जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है वो क्या बोलता है कि ह्यूमन राइट कोर्ट बनाने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, इट प्रोवाइड्स फॉर दी establishment of human right courts in every district by state government with the concurrence of Chief Justice of the High Court। ओके, रिकमेंडेशन आ, ठीक है। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, उसके फंक्शन की, एक्ट किसके अंदर वो बनाया गया था, दैट इज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर बनाया गया था। कंपोजिशन यार, ठीक है, तो कंपोजिशन में याद रखना यहाँ पे एक चेयरपर्सन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 5 अदर मेंबर्स हैं, 7 एक्स ऑफिसर मेंबर, टोटल कितना हुआ 13 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स यार। अपॉइंटमेंट की बात की हमने, टर्म्स की बात की, क्वालिफिकेशन रिमूवल सिमिलर टू द यूपीएससी के मेंबर्स जैसा होगा, है ना। एंड रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला मेंबर, एंड गवर्नर को देगा
जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाला है। ये अपॉइंटमेंट अलाउड है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड, दोनों जगह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात की हमने।